गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन इंसान जितना लालची प्राणी इस धरती पर तो कोई नहीं है ना। इसने क्या किया, इसने अपने लालच के लिए पेड़ पौधों को काटा, है ना, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई, वहाँ पर रोड लाइन डाली, है ना, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए इसने मतलब ये सारी चीज़ें करी जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो गई, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हुई तो जो गर्मी मतलब पूरा जो ध्रुवों की जो बर्फ थी, पोल्स पर जो बर्फ थी वो बर्फ पिघलने लगी, वो बर्फ पिघली तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो फिर दुनिया क्या करने लगी, जो समुद्र के आसपास के देश थे वो डूबने लगे, है ना। तो मनुष्य के एक लालच की वजह से, पेड़ काटने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कितना 30 क्विंटल कोयला जलाओगे तब यूरेनियम का मतलब 30 क्विंटल कोयला जला करके जितनी तुम ऊर्जा पैदा करोगे उतनी एनर्जी कौन पैदा कर देगा, इतना बड़ा यूरेनियम का टुकड़ा। तो कितना पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, तुम्हारा संभाव्य पोटेंशियल में आ जाएगा ना, पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारा ये भी एक है, ठीक है। अब ये बात अगर तुमने लिख दी ना एग्जाम में तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने के बाद रिसर्च करेगा जाकर के इंटरनेट पर कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, ये कहाँ से आया पढ़ के, इसको इतनी जानकारी कहाँ से है, इसको इतनी जानकारी कहाँ से, ये तो किताब में है ही नहीं है, कहाँ से पढ़ के आया होगा इसके बारे में। एकदम उछलेगा भाई कुर्सी पे बैठा बैठा और फिर तुम्हें क्या देगा, नंबर देगा, वाह वाह वाह, ये आया पढ़ाकू बच्चा, है ना। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ रिजर्व भंडार, ठीक है। यूरेनियम का रिजर्व भंडार हमारे पास नहीं है ना, बन तो जाती है लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं है ना। हाँ यहाँ पर तुम एक चीज़ लिख सकते हो संभावी में, संभावी में क्या, ये हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक रिसोर्सेज तुम्हें मिलेगा इधर, ये जो हमारा केरल वाला तट है ना, केरल कर्नाटक वाला तट, यहाँ पर एक सॉइल मिलती है मोनाजॉइट सॉइल, कौन सी, मोनाजॉइट सॉइल, उसमें मिलता है थोरियम, क्या मिलता है, थोरियम, थोरियम को रिफाइन करके बनाया जाता है यूरेनियम, क्या बनाया जाता है, यूरेनियम। तो हमारे पास थोरियम के बहुत सारे भंडार है, दुनिया में सबसे बड़े भंडार है हमारे पास थोरियम के, किसमें मिलता है, मोनाजॉइट सॉइल में मिलता है थोरियम, उसको रिफाइन करके हम क्या बना सकते हैं, यूरेनियम बना सकते हैं। और यूरेनियम इतना पावरफुल है ना। हाँ चलो देखो, कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था रिसोर्सेज का, आज हम उसी क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक अदर क्लासिफिकेशन है इसका, दूसरा रिसोर्सेज है ना, संसाधनों का वर्गीकरण का वर्गीकरण। और ये है तुम्हारा किसके बेस पर, उत्पत्ति। तो इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है तुम्हारे, इसे बंद कर दीजिए ना, मैं लिख लूँ पहले। चलो देखो हम लोगों ने कल जो वर्गीकरण किया था उससे थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन क्या है, अलग है ना, कुछ मैच करेगा उससे। देखो यहाँ पर जो संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है वो 4 प्रकार से वर्गीकरण इनका किया गया है क्लासिफिकेशन। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बने कहाँ से हैं ये, है ना। तो इनके आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जैव यानी कि बायोटिक और एक अजैव यानी कि अबायोटिक। जैव बायोटिक कौन से, जिनमें जीवन है, कौन से, जिनमें जीवन है ना, इनमें क्या होगी, लाइफ्स होगी, है ना, दीज आर लिविंग्स, ठीक है। और ये कौन से होंगे, जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग, क्या कह सकते हैं इनको, नॉन लिविंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हवा, है ना, पानी, मिट्टी, है ना, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, इसमें सारे के सारे तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे, पेड़ पौधे और कौन से, जीव जंतु, ठीक है, यानी कि वेजिटेशंस और एनिमल्स, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये भी लिख लेना चाहो तो, है ना। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। समाप्यता का मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब जो खत्म हो जाए, क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। एक तो होते हैं नवीकरणीय और एक होते हैं कौन से, अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय कल हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, जिनको अपन यूज कर लें, ख़त्म हो जाए, वापस से इनको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको अपन वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं,
इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, यही वाले सेम टू सेम, ठीक है। हवा, पानी, वायु, है ना, इनसे जो संसाधन बन रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल में सनलाइट वगैरह, है ना, फॉरेस्ट वगैरह, है ना, सनलाइट फॉरेस्ट भी इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे फॉरेस्ट है, ख़त्म हो गए, फिर से लगा दो। सनलाइट तुम्हारी ख़त्म होने वाली है नहीं, सन की एनर्जी, सन जब तक रहेगा तब तक सनलाइट रहेगी, है ना, तब तक हम उससे एनर्जी बनाते रहेंगे, ठीक है। तो वो भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो वो हो गए तुम्हारे कौन से, नवीकरणीय, ठीक है। लेकिन क्या ये ख़त्म होंगे नहीं का, अगर इनको अपन रीजनरेट ना करें तो ये ख़त्म तो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब यही है कि ये ख़त्म हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया तो, ठीक है। अगर ध्यान देते रहेंगे, वापस से उसको रीजनरेट करते रहेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अनवीकरणीय कौन से हैं, ये तो वो हैं जिनको एक बार यूज कर लिया तो वापस से इनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया था, तो और ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे इनके बारे में, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है। तो कोई ऐसे रिसोर्सेस हो सकते हैं जिन पर हमारा खुद का अधिकार हो, है ना। जैसे कि तुम्हारे पिताजी का घर, तुम्हारा घर किसका रिसोर्सेस है, वो हमारा रिसोर्सेस है, उस पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है। हमारे गाड़ी, है ना, गाड़ियाँ, बंगले जो भी है, हमारी ज़मीन जायदाद, है ना, जो भी है हमारे पास, उन पर सब पर किसका अधिकार है, हमारा। ऐसी हमारी कोई कंपनी भी हो सकती है, हम कोई कंपनी भी लगा सकते हैं, है ना, तो वो कंपनी पर किसका अधिकार होगा, हमारा। तो ऐसे संसाधन जिन पर हमारा खुद का अधिकार हो उनको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में किसके पास ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल उस व्यक्ति के पास, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारी क्यूबी वगैरह में, ठीक है, या बुक में भी होगा तो बुक से भी मैं आप लोगों को लिखा दूँगा, नहीं तो सुनो और लिखो उसको, ठीक है। सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी, ऐसे भी संसाधन हो सकते हैं, नीनारी हैं, नहीं पढ़ा मुझे। ऐसे भी संसाधन हो सकते हैं जिन पर अधिकार किसका होगा, समाज का, समुदाय का। मेरे को ये बताओ, ये जो सड़कें हैं, सड़कों पर क्या हमारा अधिकार है, नहीं ना। ये जो तुम्हारा गार्डन है ना, कहीं गार्डन बने होंगे जहाँ पर अपन गवर्नमेंट पार्क बने होते हैं, क्या उन पार्कों में हमारा अधिकार होता है। ये जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, क्या इन पर हमारा अधिकार होता है, नहीं ना। रेलवे स्टेशन है, क्या इन पर हमारा अधिकार होता है। बस स्टैंड है, क्या इन पर हमारा अधिकार होता है। ये जो तुम्हारे, है ना, वो किले हैं, है ना, मंदिर मस्जिद हैं, क्या इन पर हमारा अधिकार होता है। ये किसके संसाधन है, समाज के। ये जो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, वो जहाँ पर जलाया जाता है लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, मरघट, मरघट यानी कि उसको शमशान घाट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नहीं चलो ठीक है, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने संसाधन बताए जिन पर हमारा किसी का अधिकार नहीं है, वो संसाधन किसके हैं, समाज के हैं, जिन पर समाज का अधिकार है। तो उनको अपन कौन से संसाधन बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछे जाए कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से हैं, तो जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, पूरे कम्युनिटी का अधिकार है, उनको अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जाम्पल बता देंगे उनको, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन हो गए, पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गए, स्कूल्स हो गए, है ना, सरकारी स्कूल्स, ठीक है। कुछ भी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, बता सकते हो। एक होता है तुम्हारे राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल, जिन पर अधिकार, यानी कि जिन पर जो तुम्हारा राइट है वो किसका है, गवर्नमेंट का है, सरकार का है, किसका है, सरकार का। देश के जो संसाधन है, ठीक है, उनका अपन बोलेंगे कौन से, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे ये सड़कें, जैसे ये रेल लाइन है ना, तो सड़कें हो गई, रेल लाइन हो गई, ये सब किसके रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज हैं ना। और तो इनको अपन राष्ट्रीय संसाधन बोल। नदियाँ किसके रिसोर्सेज हैं, सरकार के रिसोर्सेज है ना, इन पर हमारा तो अधिकार है नहीं, सारे देश का अधिकार है इस पर। तो वो राष्ट्रीय संसाधन होंगे जिन पर देश का अधिकार होगा, जिनकी ओनरशिप किसके हाथ में होगी, सरकार के हाथ में होगी, ठीक है। और जिनकी ओनरशिप हमारे हाथ में होगी वो इंडिविजुअल, जिनकी ओनरशिप हम सबके हाथ में होगी वो सामुदायिक, ठीक है। और इंटरनेशनल कौन से होंगे, अब मेरे को ये बताओ,
ये जो देश है, पूरी दुनिया ये रही है ना, इन समुद्रों पर, ये समुद्र किसका है, ये समुद्र किसका है, किसका है ये समुद्र, किसके हैं, किसी देश के हैं ये समुद्र हैं? हमारे नीचे ये समुद्र है तो क्या ये हमारा है? हम यहाँ पर किसी को आने जाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, है ना। तो ये रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे। ये स्पेस है, खुला स्पेस। क्या तुम स्पेस में जाने से किसी को रोक सकते हो? क्या तुम्हारे देश के ऊपर जो स्पेस है, क्या वो तुम्हारा स्पेस है? नहीं, है ना। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारा स्पेस नहीं है। ऐसे तो हमारे ऊपर कोई भी अपना जहाज उड़ा देगा, ले आएगा करके, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, है ना। कुछ इसमें क्या होती है, कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि समुद्र है, तो समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक, है ना, 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल मील में लगभग कितना हो जाएगा तुम्हारा? 22, 23, 24 किलोमीटर जो भी हो रहा है, 22 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो 22 समुद्र से, यहाँ से 22 किलोमीटर तक किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति यहाँ पर बिना किसी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उसको क्या करेगी, हमारी आर्मी पकड़ेगी और ले जा करके जेल में ठूंस देगी, है ना। कहाँ तक? देश की सीमा से 24 किलोमीटर। देखिए सारे देशों के लिए है, ठीक है। लेकिन 24 किलोमीटर दूर, 24 किलोमीटर के बाद में है 200 नॉटिकल मील तक, है ना। 200 नॉटिकल मील तक कोई व्यक्ति परमिशन से आ सकता है वहाँ पर अंदर, है ना। वहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के कोई खुदाई नहीं कर सकता, अंदर आकर के कुछ वहाँ पे रिसर्च नहीं कर सकता, है ना, जब तक के गवर्नमेंट यहाँ की परमिशन ना दे दे, है ना। तो 200-300 किलोमीटर तक तो आप लोग मान के चलो कि ये समुद्र किसका है, जिस देश के आसपास है उसी का मान के चलो तुम, ठीक है। लेकिन अपन 12 नॉटिकल मील के दूर तक अपन किसी भी देश के जहाज़ को अपन वहाँ रोक नहीं सकते, ठीक है। वो वहाँ से निकल के जा रहा है तो जाएगा निकल के, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का अधिकार हो, है ना, उन रिसोर्सेज को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। आप लोग चाहो तो इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे कि तुम्हारा समुद्र हो गया, है ना, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया? स्पेस हो गया, है ना, अंतरिक्ष हो गया। क्या हो गया? अंतरिक्ष। समुद्र यानी कि ओशियंस हो गया, ठीक है। तो ये तुम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ना। अगले हैं तुम्हारे कौन से रिसोर्सेज? विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इनके आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। एक तो कौन से? संभावी। कौन से? संभावी। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनका जो हमारे इंडिया में तो हैं, लेकिन इनका अभी उपयोग नहीं किया गया है। तो संभावी का मतलब पोटेंशियल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे देश के पास हैं लेकिन हम उनको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभावना है, पोटेंशियल है कि आगे हम उनका यूज करें। तो ऐसे रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे? संभावी रिसोर्सेज होंगे, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग इसमें लिखना चाहो तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो विंड एनर्जी इन राजस्थान। विंड एनर्जी इन राजस्थान, है ना। राजस्थान में पवन ऊर्जा, हिंदी में लिख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल में। क्या? जैसे कि राजस्थान में पवन ऊर्जा। राजस्थान में, हमारा राजस्थान जो है देखो कहाँ पर पड़ रहा है? इधर है, समुद्र के इलाके के पास है ना, यहाँ पर बिल्कुल, है ना। ये राजस्थान और गुजरात दोनों में लिख सकते हो आप लोग, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से। यहाँ पर पवन एनर्जी क्यों पोटेंशियल है यहाँ पर पवन ऊर्जा का? क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, पवन ऊर्जा तो वहीं चलेगी ना जहाँ पर विंड चलेगी, लेकिन राजस्थान और गुजरात का ऐसा इलाका है जहाँ पर परमानेंट विंड चलती रहती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समुद्र के आसपास के इलाके हैं, है ना। ऐसा राजस्थान में नहीं होगा, ऐसा तमिलनाडु में भी पोटेंशियल है ना, पवन ऊर्जा का। किसमें? तमिलनाडु में, ठीक है।
एमपी में नहीं है, थोड़ा ही तो दूर है। हाँ थोड़ा दूर नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, वो लग रहा है थोड़ा दूर है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, हज़ारों किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर हो गया वो। अरे इतना इस पे देखो स्केल, इस पे लिखा होगा शायद 1260 किलोमीटर लगा सर। 1260 किलोमीटर। ये स्केल नहीं है, स्केल नहीं है, वो पता नहीं कैसे लिया है स्केल। स्केल का मतलब है जब नक्शा बनाया जाता है तो यहाँ पे तो पूरी पृथ्वी और पूरा अपना भारत नहीं आ सकता ना, तो मान के चलते हैं कि इतने सेंटीमीटर में आप इतने किलोमीटर को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ऐसे है ना। वो एक मानक, एक स्टैंडर्ड माप लेते हैं ताकि वो मैप बना सके, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर विंड क्यों चलती है, क्योंकि क्या होता है, समुद्र का पानी, जैसे मान लो ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये समुद्र वाला एरिया है और ये तुम्हारा कौन सा एरिया है, स्थल वाला एरिया है, ठीक है, ये तुम्हारा जल वाला एरिया है, ठीक है, वाटर वाला, और ये लैंड मास वाला एरिया है, ठीक है, वाटर और लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर सनलाइट मेहरबान हो रहे हैं, सूरज इधर भी मेहरबान हो रहे हैं, इधर भी मेहरबान हो रहे हैं, दोनों जगह। तो दोनों जगह गर्मी को क्या कर रहे होंगे, ये बढ़ा रहे होंगे, है ना। क्या होता है, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, और पानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं सिकाई करने के लिए, वो पानी के हॉट बैग लेके आते हैं। कैसे बैग, हॉट बैग, है ना, देखा है आप लोगों ने, सिकाई करते हैं पानी हॉट बैग से, नहीं देखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिकाई करने के लिए पॉलीथीन के बैग होते हैं जिनमें पानी भर लेते हैं, वो हॉट पानी, उससे क्या करते होते हैं, हॉस्पिटल्स में सिकाई कर रहे होते हैं ताकि वो पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो आराम से लंबे समय तक सिकाई चलती रहती है। नहीं तो आग लेकर के आओ, आग पर कपड़ा लगाओ, फिर ऐसे सिकाई करो, उससे है ना वो जल्दी हाल ठंडा हो जाता है, ठीक है, उससे सिकाई नहीं हो पाएगी ठीक से। तो वो क्या करते हैं, इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जब चीज़ें गर्म होती हैं तो गर्म होंगी तो वो चीज़ें हल्की होती हैं, क्या होती हैं, हल्की, और हल्की होकर के कहाँ भागती हैं, ऊपर भागती हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पर कौन सी हवा जल्दी गर्म हो रही होगी, हवा तो यहाँ भी होगी, हवा यहाँ भी होगी। यहाँ पे ये स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है, लैंड मास, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ की हवा गर्म होकर के कहाँ भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी। ये गर्म हवाएं कहाँ भाग गई, ऊपर भाग गई। लेकिन यहाँ की तुलना में इसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। कम होगा तो यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, पास में ही होंगी, और यहाँ पर हवाएं क्या चली गई, दूर चली गई, ठीक है। तो जब यहाँ से तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ से कुछ वजन सा ऊपर उठ रहा है, हवा का वजन होता है कि नहीं होता, होगा हवा का वजन, प्रेशर तो होगा ना हवा का। तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बन गया तुम्हारा कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। और यहाँ पे हवा बिल्कुल समुद्र के पास में रखी है, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर, है ना। अब जब भी कोई चीज़ें चलती हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। आप लोग देखेंगे नदियाँ बह रही हैं तो कैसे, हायर लैटिट्यूड से, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ ये बह रही हैं कि नीचे से ऊपर चली जाएंगी, नहीं जाएंगी, है ना। अगर तुम लोग पानी 2 बर्तनों में भर दो, उनको बर्तनों को किससे जोड़ दो, पाइप से जोड़ दो, अगर दोनों बर्तनों में पानी बराबर भरा हुआ है तो क्या पानी एक दूसरे से इधर उधर जाएगा, नहीं जाएगा। एक टंकी में पानी ज़्यादा होगा, वाटर लेवल ज़्यादा होगा, एक में वाटर लेवल कम होगा, तो ज़्यादा वाली से कम वाली की तरफ पानी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो ऐसे जो करंट बहता है, करंट वायर्स में, तो वो करंट भी कैसे बहता है, हायर, है ना, उसकी तरफ से, हायर टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ बहता है। तो हर चीज़ उच्च से निम्न की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। अब मेरे को ये बताओ, ये हवाएं अगर इन दोनों एरिया में चलेंगी तो कहाँ से किधर चलेंगी, समुद्र से इधर चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। तो वहाँ पर समुद्र से हवाएं लगातार क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो पोटेंशियल है वहाँ पर किसका, विंड एनर्जी बनाने का। अगर यहाँ पर हम पवन चक्कियाँ लगा दें, है ना, तो यहाँ पर क्या बनाई जा सकती है, विंड एनर्जी बनाई जा सकती है। हाँ लगी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगी हैं, अपन और भी लगा सकते हैं। हाँ ये जो चीज़ें तुम्हें इतनी आसानी से समझा दी जाती है ना, इसकी वैल्यू करो, है ना, वैल्यू। नहीं तो जाके तुम घूम लो बामोर में टीचरों के पास, एक भी नहीं समझा पाएगा।
आप लोग उनसे क्यों करना सर, क्यों पर लटक जाएगा वो पक्का। नहीं तो आप लोग अपने स्कूल में आजमा के देख लेना टीचरों को, हर चीज़ में क्यों घुसेड़ दो आप लोग, ठीक है। जैसे भी कुछ करें सर क्यों हो रही है ये चीज़। अगर आप लोग टीचर का पता करना है ना तो उससे पूछो, क्वेश्चन करो सर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, है ना। एक क्वेश्चन माइंड में रखो और पूछते रहो, उसको परेशान करते रहो, है ना। और फिर वो बताए तो उसको तुरंत कहाँ पर, घर पर जाके नेट पर सर्च करो, ठीक है। ये जो बताया वो सही बताया कि बस वैसे बेवकूफ़ बना दिया है, तो ज़्यादातर बेवकूफ़ बना रहे होंगे। फिर वो समझ जाके कि सबसे एडवाइस दिए। अगर ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जाए ना, हाँ, बनेंगे उसमें 30 सेकंड। जैसे जल विद्युत, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम जल विद्युत बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बना रहे हैं, हमें पता है अच्छे से इसकी टेक्नोलॉजी, है ना। हम डैम बना रहे हैं, डैमों पर वही टरबाइन लगा रहे हैं, टरबाइन को पानी से घुमा रहे हैं और क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और उसी टरबाइन को हम यहाँ जो राजस्थान वगैरह है, उसी टरबाइन को हम क्या कर रहे हैं, पवन चक्की लगा रहे हैं, पवन चक्की को हवा घुमा रही है और हवा से क्या घूम रही है, वो टरबाइन घूम रही है, और टरबाइन से क्या बन रही है, तुम्हारी लाइट बन रही है ना। हम जो लाइट बना रहे हैं, बनाने वाला एक ही यंत्र है, टरबाइन, उसको घुमा लो बस, कैसे भी घुमा दो उसको, चाहे हवा से घुमा लो, है ना, चाहे तुम कोयले से घुमा लो, है ना, हाँ, चाहे तुम अपने हाथ से घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, बनेगी क्या। अगर उसको हवा से घुमा रहे हैं तो पवन ऊर्जा बन जाएगी, अगर उसको जल से घुमा रहे हैं तो जल ऊर्जा बन जाएगी, अगर उसको अपन टाइड से घुमा रहे हैं, टाइड से, ज्वार से, तो वो ज्वारीय ऊर्जा बन जाएगी, यानी कि टाइडल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे, एनर्जी वाला चैप्टर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सारी एनर्जी में बता दूंगा कैसे बनते हैं, ठीक है। एक हाथ इसमें और कुछ बचा है, संचित कोष, है ना, रिजर्व भंडार, ठीक है। तो रिजर्व कौन से हैं, जिनको हम लोगों ने रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने कोयला, क्या कोयला, हमारे पास कोयला है नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन हमारे पास उसका रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लगभग सेकंड या थर्ड नंबर पर होंगे रिजर्व के मामले में। इतना हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है कोयला, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो लाइट बन रही है वो किससे बन रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रिजर्व भंडार, ठीक है। यूरेनियम के रिजर्व भंडार हमारे पास नहीं है ना, बन तो जाती है लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर तुम एक चीज़ लिख सकते हो, संभावी में, संभावी में क्या, ये हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक रिसोर्सेज तुम्हें मिलेगा इधर, ये जो हमारा केरल वाला तट है ना, केरल कर्नाटक वाला तट, यहाँ पर एक सॉइल मिलती है, मोनाजॉइट सॉइल। कौन सी, मोनाजॉइट सॉइल, उसमें मिलता है थोरियम। क्या मिलता है, थोरियम। थोरियम को रिफाइन करके बनाया जाता है यूरेनियम। क्या बनाया जाता है, यूरेनियम। तो हमारे पास थोरियम के बहुत सारे भंडार हैं, दुनिया में सबसे बड़े भंडार हैं हमारे पास थोरियम के। किस में मिलता है, मोनाजॉइट सॉइल में मिलता है थोरियम। उसको रिफाइन करके हम क्या बना सकते हैं, यूरेनियम बना सकते हैं। और यूरेनियम इतना पावरफुल है ना, हाँ, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो उस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, उस मोनाजॉइट सॉइल से जिसमें थोरियम पाया जाता है, उस थोरियम से हम क्या बना सकते हैं, यूरेनियम बना सकते हैं। और जिसके पास यूरेनियम है, समझो वो देश बहुत शक्तिशाली देश बन गया। क्यों, क्योंकि यूरेनियम से बनाए जाते हैं क्या, परमाणु हथियार, एटम बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। और सोचो जिसके पास ये होगा वो एटम बॉम्ब्स बनाएगा और दुनिया भर के देशों में सेल करेगा, बेचेगा, है ना, जिससे हमारे देश की क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। और दूसरी बात, यूरेनियम एनर्जी बनाने के लिए जो लाइट बन रही है, अगर लाइट कोयले की जगह हम यूरेनियम से बनाएं तो यूरेनियम का इतना बड़ा टुकड़ा, मात्र इतना बड़ा टुकड़ा इतनी एनर्जी बना देता है जितनी एनर्जी तुम कोयले 3 टन कोयला जला करके बना पाओगे। अगर आप लोग कितना 30 कुंटल कोयला जलाओगे तब यूरेनियम का मतलब 30 कुंटल कोयला जला करके जितनी तुम ऊर्जा पैदा करोगे उतनी एनर्जी कौन पैदा कर देगा, इतना बड़ा यूरेनियम का टुकड़ा। तो कितना पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, तुम्हारा संभाव्य पोटेंशियल में आ जाएगा ना, पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारा ये भी एक है, ठीक है।
अब ये बात अगर तुमने लिख दी ना एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने के बाद रिसर्च करेगा जाकर के इंटरनेट पे, ओके भाई ये क्या लिख दिया इसने, ये कहाँ से आया पढ़ के, इसको इतनी जानकारी कहाँ से है, इसको इतनी जानकारी कहाँ से, ये तो किताब में है ही नहीं है, कहाँ से पढ़ के आया होगा इसके बारे में। एकदम उछलेगा भाई कुर्सी पे बैठा बैठा, और फिर तुम्हें क्या देगा, नंबर देगा, वाह 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 ये आया पढ़ाकू बच्चा, है ना। चलो अब अपन पढ़ने वाले हैं संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। डेवलपमेंट, अगर हमें अब इनका डेवलपमेंट देखना है, हम लोगों ने देखा कि ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलने वाला है। सोचो अगर ये लाइट ना हो तो क्या लाइट के बगैर हमारा काम चल सकता है? लाइट कैसे नहीं चल बनी? सकता है। कैसे अब उसमें मत जा, तो कैसे बनी, ठीक है, बता देंगे कभी, उसमें बता देंगे 12th क्लास में, 11th क्लास नहीं, 11th में नहीं 12th में बता देंगे, ठीक है, या 10वीं क्लास के फिजिक्स के चैप्टर में बता देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, ठीक है, लाइट कैसे बनी वहाँ बता देंगे, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते इनके बगैर। सोचो तुम लोग 10 मिनट के लिए लाइट चली जाए, एकदम से क्या होता है, बस सर रहने दो सर, आज तो जान दो सर, मर गए गर्मी से, है ना, मर गए, ऐसा हाल हो जाता है। सोचो अगर ये लाइट ना ही रहे तो फिर क्या होगा। ये लाइट है तो किसकी वजह से, कोयले की वजह से, ये लाइट है तो किसकी वजह से, पानी की वजह से, ये लाइट है तो किसकी वजह से, हवा की वजह से, एनर्जी की, विंड एनर्जी की वजह से, ये लाइट है तो किसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से। अगर सोचो ये सब कुछ ना हो, है ना, तो फिर ये सब लाइट नहीं रहेगी, और लाइट नहीं रहेगी तो हम ये समझ लो कि आज से 4000 साल पीछे चले जाएंगे। 4000 साल पीछे जो मनुष्य हुआ करते थे ना, वैसे मनुष्य बन जाएंगे, हो करते रहते थे वो, है ना, जिनको कुछ नहीं आता था। तो हाँ, तो इनका डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको बचाया नहीं गया, इनका डेवलपमेंट नहीं किया गया, ये तो सिर्फ एक लाइट का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में अपन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बना रहे हैं। देख लो, अगर लाइट नहीं होती तो हम फ्रिज नहीं चला पाते, क्या हमारे उससे लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती? बिना फ्रिज के नहीं होती, है ना। पंखे नहीं होते, एसियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होती, हमारी लाइफ सोच सकते हो आप, आज से कम जो 3-4 हज़ार साल पहले लोगों की लाइफ थी, वैसी लाइफ हो जाती बिना लाइट के, है ना। तुम गाड़ियाँ नहीं चला पाते, अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज ना होते, पेट्रोल डीजल कुछ ना होता तो तुम गाड़ियाँ चला पाते? नहीं चला पाते। फिर तुम कैसे जाते? पैदल जाते। तो पैदल तो कौन से लोग जाते थे? आदिम काल के लोग, है ना, प्राचीन काल के लोग पैदल ही चलते थे, है ना। अगर सोचो तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, तुम्हारी वनस्पति खत्म हो जाए, तो वनस्पति खत्म हो गई तो जानवर खत्म होंगे, जानवर खत्म होंगे तो सारा तुम्हारा खाना पीना खत्म हो जाएगा, है ना। वनस्पति खत्म होगी तो तुम्हारा खाना पीना खत्म हो जाएगा। तो भाई रह ही नहीं सकते हम इनके बगैर, हम इनकी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वेजिटेशन से, वनस्पति से। सोचो अगर वही नहीं रहे, है ना, ख़त्म हो जाए किसी कारण से, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारा भोजन सब कहाँ से आ रहा है? वनस्पति से ही आ रहा है, वेजिटेशन से ही आ रहा है। तुम एक सिंगल चीज़ बताओ मुझे कि सर ये चीज़ खाते हैं हम और ये चीज़ पेड़ पौधों से नहीं आती, बताओ क्या नहीं आता पेड़ पौधों से? हैं? क्या सभी चीज है। ऐसी कोई खाने वाली चीज़ बताओ जो पेड़ पौधों से कनेक्टेड नहीं है। हाँ बताओ। टोस मैदा से बनता है, मैदा से मतलब करे, इसका आंसर तो ये बच्चे ही दे पा रहे हैं तुझे। कोई ऐसा बता जिसका हाँ बड़ा हो गया तो चल करवाते हैं तेरी शादी ब्याह करवाते हैं, घर पर भिजवाते हैं, ठीक है, रिश्ता तेरे लिए एक है। बताओ कोई एक चीज़ सोच के तो बताओ कि सर ये चीज़ है जो खेतों से नहीं मिल रही है हमें। सर हम नहीं सोच पा रहे सर, हैं? हाँ चिकन खेतों से नहीं आ रहा। बता मुर्गी क्या खाती है? अंडा खाती है। अंडा खाती है, दाना खाती है ना। वो दाना कहाँ से आया? खेत से।
तेल तो पेड़ से नहीं आता ना। तेल पेड़ से नहीं आता? अरे क्या बेवकूफ़ है, ऐसी बात कर रहा है। सरसों का पेड़ होता है कि नहीं होता? अरे सर, अब सरसों का पेड़ होता है, डालना उसका नहीं तुम होता है। ऐसी कोई सिंगल चीज़ नहीं सोच सकते जो हमें पेड़ पौधों से ना मिले। अगर सोचो ये ख़त्म हो जाए तो हमारी लाइफ ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आ रही है? तो इनका डेवलपमेंट हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, है ना। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों इनके डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन इंसान जितना लालची प्राणी इस धरती पे तो कोई नहीं है ना। इसने क्या किया, इसने अपने लालच के लिए पेड़ पौधों को काटा, है ना, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई, वहाँ पर रोड लाइन डाली, है ना, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए इसने मतलब ये सारी चीज़ें करी जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो गई। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हुई तो जो गर्मी मतलब पूरा जो ध्रुवों की जो बर्फ़ थी, पोल्स पर जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ पिघलने लगी। वो बर्फ़ पिघली तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो फिर दुनिया क्या करने लगी, जो समुद्र के आसपास के देश थे वो डूबने लगे, है ना। तो मनुष्य के एक लालच की वजह से, पेड़ काटने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बातें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग अगले पैराग्राफ में आओगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? संसाधनों के विकास में 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, दिख गया ना? हाँ, तो देखो क्या लिखा, पहला पॉइंट देखो, पढ़ो, क्या समस्याएं पैदा हो गई हैं मनुष्य के लालच की वजह से। सबसे पहला, कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हो रहा है। हम लोगों ने देखा किस तरह से पेड़ पौधे, जंगल, ज़मीन क्या करी जा रही है, ख़त्म की जा रही है ना। दूसरी बात, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। मेरे को ये बताओ, संसाधनों का इनका कौन यूज कर रहा है? हम गरीब लोग जा रहे हैं कहीं यूज करने के लिए? नहीं जा रहे हैं, है ना। संसाधनों का, इन संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज कौन कर रहा है? जिनके पास पैसा है वो पैसा लगा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद उससे बहुत सारा पैसा आ रहा है और सारा यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो पैसे से पैसा कमाए जा रहे हैं और संसाधनों को बर्बाद करते जा रहे हैं। इससे वो लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे तो अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी है कि बहुत ज़्यादा। मात्र 10 लोग, अगर आप लोगों को समझना है, जैसे मान लो हमारे देश में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में से 10 लोग इधर हैं और 19 लोग इधर हैं। ठीक है, और मान लो पूरे देश में 100 रुपया हैं। कितने पैसे हैं? 100 रुपये। इन 100 रुपये में से 90 रुपये इनके पास हैं और 10 रुपये इनके पास हैं। ये खेल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही जो अमीर लोग हैं वही क्या कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं, और वही क्या कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं। क्योंकि पैसा पैसे से ही कमाया जा सकता है। हम लोग चाहें पैसा कमाना तो हमारे पास पैसा लगाने के लिए भी तो होना चाहिए पहले कहीं, है ना। अब नहीं है तो फिर हम क्या जिएंगे, वही घिसी पिटी ज़िंदगी जिएंगे। तो हमारे देश में ऐसे अंबानी अडानी जैसे मात्र 10% लोग ही होंगे। ठीक है, कितने लोग हैं? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, यही कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग अब नए है ना हो गए हैं, और कुछ 90 लोग ऐसे हैं जो हम जैसे आम लोग हैं, जिनके पास मात्र कुछ ही पैसे हैं, जो केवल अपना जीवन यापन क्या कर रहे हैं, है ना। केवल हमारे घरों में सब लोगों के पास अच्छा खाना आ पाता है और हमारे काम थोड़े बहुत चल पाते हैं। ऐसा भी नहीं कर पाते हम कि हमारे घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ हमारे घर में तुरंत आ जाए। ऐसा भी नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि पैसे के लिए हमें सोचना पड़ता है कि भाई पैसा कहाँ है फिर इस चीज़ के लिए, है ना। देखो क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट पढ़ो। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, यानी कि वर्ल्ड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी कि
ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, है ना। जैसे ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, मान लो, ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, और ये तुम्हारा वायुमंडल है। कौन है? वायुमंडल है, ठीक है। तो अर्थ में हम 4-5 लेयर के बारे में पढ़ते हैं। कितनी लेयर के बारे में पढ़ते हैं? 5 लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है तुम्हारी वो ट्रोपोस्फीयर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल बोलते हैं। दूसरी लेयर तुम्हारी स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समताप मंडल होते हैं। तीसरी लेयर तुम्हारी मध्य मंडल की होती है। चौथी लेयर तुम्हारी बाह्य मंडल की होती है ना। और 5वीं लेयर तुम्हारी बहिर्मंडल की होती है, यानी कि इसको अपन क्या बताया मैंने? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, और ये तुम्हारी होगी कौन सी? आयनोस्फीयर बोला जाता है इसको, और ये तुम्हारी होगी एक्सोस्फीयर, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, जब सनलाइट यहाँ से आती है, अंदर आती है, एंटर तो कर जाती है ये वायुमंडल से होकर के, लेकिन जब ये वापस जाती है तो ये जो आ रही होती है सनलाइट, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रही होती है, लघु तरंगों के फॉर्म में आ रही होती है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, लोड मत लेना, है ना। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए सीखो, ठीक है। ये 6वीं क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में। लेकिन जब जाती है तो ऐसे लघु तरंग के फॉर्म में जाती है। किसके फॉर्म में? लघु तरंग के फॉर्म में, ठीक है। वो सॉरी, दीर्घ तरंग के फॉर्म में, यानी कि लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाती है। अब यहाँ पर वायुमंडल में हम लोगों ने क्या किया है? पेड़ पौधों को सत्यानाश कर दिया पृथ्वी पर। जब पेड़ पौधों को हम लोगों ने काटा तो तुम्हें पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सोखते हैं। जब पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वायुमंडल में बढ़ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक फीचर होता है कि ये जाने वाली किरणों को की मेहमानी करती है कि भाई तुम लोग बहुत थारे थके आ रहे हो, एक काम करो, रुको 2-4 दिन, मेरे पास रुको 2-4 दिन। ये ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है इनको। किसको? ये जो किरणें लौट के जा रही हैं उनको। अब सोचो, ये जो सनलाइट है वो लौट के जा रही है, उसको इसने क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया तो पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना, क्योंकि ये क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है, हीट जा रही है। हमारी पृथ्वी पर गर्मी है ही इसके कारण, ये जो लौटने वाली किरणें हैं इसी के कारण गर्मी है हमारी पृथ्वी पर। ये जो सनलाइट यहाँ से आ रही है इसके कारण गर्मी नहीं है, आने वाली किरणों के कारण गर्मी नहीं है, जो सीधी सनलाइट आ रही है उनके कारण गर्मी नहीं है। गर्मी किसके कारण है? जो लौट के किरणें जा रही हैं उनके कारण गर्मी है, ठीक है। क्योंकि वो तो आ तो जाती हैं, उनको आने में कोई समस्या नहीं है, आ जाती हैं पर पृथ्वी से टकरा करके फिर वापस जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो यहाँ पर ग्रीन हाउसेस गैसें मिलती हैं, है ना, CO2 और CFC वगैरह, है ना, मीथेन वगैरह, वो आ जाती हैं, रोकता नहीं है वायुमंडल उनको, ठीक है। रोकने वाला इसको कोई नहीं है। केवल एक कुछ परतों को यहाँ पे तुम्हारा मैंने बताया था समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको अपन स्ट्रेटोस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं, समताप मंडल। यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर इस सन से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस यहाँ पर हो गई है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी क्या हो रही है? ख़राब हो रही है। और ओजोन लेयर के ख़राब होने से जहाँ पर इसमें छेद हो रहा है ओजोन लेयर में, वहाँ से सन की रेज सीधे क्या हो रही हैं? पृथ्वी पर एंटर कर रही हैं। और जब ये सीधे पृथ्वी पर एंटर करेंगे UV रेज, तो ये क्या करती हैं? कैंसर करती है। क्या करती हैं? कैंसर। अगर ये हमारे स्किन पर पड़ी तो ह्यूमन स्किन कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधों पर पड़ी तो पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, जीव जंतुओं पर पड़ी तो कहने का मतलब उनके लिए क्या है? खतरा ही खतरा है। तो ओजोन लेयर अगर नष्ट हुई तो हमारा जीवन नष्ट होना तय है। हमारे जीवन की जो सुरक्षा कर रहा है वो कौन कर रहा है? ओजोन लेयर, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? भूमंडलीय तापन। समझ में आ गया आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, ठीक है। और एक तुम्हारे क्या लिखा हुआ था? ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, उसमें टूट रही है वो। और तीसरा लिखा है पर्यावरण प्रदूषण। तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से लोग, है ना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और भूमि निम्नीकरण क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो रहा है? हम लोगों ने क्या किया, हमारा ये मान लो खेत है ना, अब हमें चाहिए ट्रक भर के इसमें से फसल,
और ट्रक भर के फसल तो तभी मिलेगी जब इसमें हम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करेंगे। किसके? हाई यील्ड वैरायटी के सीड यूज करेंगे। हम इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत सारा हम इसमें खाद यानी कि फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें यूज करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा खेत में फसल बोने से पहले उसको अच्छे तरीके से, पता नहीं कौन कौन से यंत्र आते हैं जुताई करने के, उनसे उसको क्या किया जाता है, जुताई की जाती है उसकी, है ना। उसके बाद फिर उसमें डिफरेंट टाइप के क्या डाले जाएंगे, फर्टिलाइज़र डाले जाएंगे, है ना। फर्टिलाइज़र डालने के बाद फिर उसमें बढ़िया सा एक बाज़ार से क्या लेकर के आएंगे, बीज, है ना, जो कि हाइब्रिड बीज होगा, उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर उसको उसमें बोएंगे, तब जा कर के वो क्या होती है, फसल होती है। और ये फसल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है खाने के लिए। जो भी हम फसल उगा रहे हैं ना, आज हम लोग क्यों बीमार हो जाते हैं, क्या कारण है इसका, क्यों इंसान ज़रा सा भी नहीं झेल पा रहा, क्यों? क्योंकि फसलें ही खेत से कैसी आ रही हैं, मिलावटी। अब सोचो यहाँ पर अपन इतना फर्टिलाइज़र डालेंगे, अगर इस खेत में हमने फर्टिलाइज़र डाला तो क्या होता है, ये फर्टिलाइज़र जब बरसात होती है ना, बरसात होती है तो बरसात होने की वजह से ये धीरे धीरे रिस करके कहाँ पर चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। और इस ज़मीन की, इस सॉइल को कैसा कर देता है, एसिडिक कर देता है। कैसा कर देता है, एसिडिक, यानी कि अम्लीय बना देता है। इसको क्या बना देता है, अम्लीय। जब इसको अम्लीय बना देगा, अब तुम इसमें फसल अगर बोओगे तो फसल उसमें होगी ही नहीं ठीक से। इसका मतलब क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड का डिग्रेडेशन का मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो थी, उपजाऊ शक्ति जो थी, वो उपजाऊ शक्ति क्या हो रही है, उसकी ख़त्म हो रही है ना। उसकी जो फर्टिलिटी है ना, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है भाई साहब। अब बताओ, ऐसे तुम्हें सच में किसी ने पढ़ाया कभी? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना। हाँ, अब मेरे को पानी तो दे देना, प्यास लग रही है, कब से चिल्ला रहा हूँ। रिकॉर्ड होनी चाहिए, हाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए, बात काम की है। पढ़ना सीखना है। पढ़ते कैसे है, जब अपन टीचर से क्लास में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, है ना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो उससे क्वेश्चन करो भाई कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, वो कब से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या ज़रूरत है इसकी। अगर वो टीचर उन क्वेश्चनों के जवाब ठीक से दे पा रहा है, यानी कि वो अच्छा पढ़ा लिखा टीचर है, ठीक है। और अगर वो उन चीज़ों के जवाब नहीं दे पा रहा है, पकड़े इसको, अगर वो उन चीज़ों के जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझो वहाँ से निकल लो, खिसक लो, है ना। क्योंकि वो बेवकूफ़ बना रहा है, रट्टा लगवा रहा है, किससे, किताबों से। मेरे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं खुद करके और तुम्हें क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तुम्हारे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन करने लायक है। फिर भी अगर आप लोग खुद से पढ़ के आओ, नेट से सर्च करा के लाओ कि सर इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। चलता फिरता गूगल है, टेंशन मत लो। इतना पढ़ के बैठा हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ का जवाब बिना सर्च करे मिलेगा। कोई एक हाथ का मैं कह नहीं सकता, ऐसा तो मैं ज्ञान ही दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। डीएपी डाल दो, वहाँ पर 3 साल तक फसल क्यों नहीं होती? कहाँ पर? खेत में ऐसे 100 ग्राम डीएपी डाल दो एक जगह पे, हाँ, वहाँ पर 3 साल तक फसल क्यों नहीं होती? तो होगी कैसे फसल? वहाँ से मिट्टी खराब कर दी उसने, एसिडिक बना दिया मिट्टी को। ये यही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब अपन फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उससे मिट्टी कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अगर इसको ठीक करना है, 3 साल नहीं, फसल होगी उसमें। इसमें ले जा करके तुम क्या मिला दो, चूना मिला दो। क्या? चूना, है ना। क्योंकि चूना कैसा होता है, वो होता है बेसिक नेचर का। कैसा? बेसिक नेचर का। और जब बेसिक नेचर की चीज़ एसिडिक से क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो वो न्यूट्रल हो जाती है। कैसे हो जाती है? न्यूट्रल। ये अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस में, ठीक है। 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, अम्ल और क्षारक वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को मिट्टी का ट्रीटमेंट करना भी बताया जाएगा, है। चूना वही जो क्या नाम है, जो होता है ना, कलई जो तुम पोतते हो। अब वो कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, कहाँ से आता है। चूना ही खदाना इधर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। हमारे एमपी में चूना नगरी बोला जाता है। किसको? सीधी सिंगरौली की तरफ है कोई, सीधी सिंगरौली नहीं, सिंगरौली को तो ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है। कोयला के भंडार वहाँ बहुत ज़्यादा है, कोयले के खदाने हैं सिंगरौली में बहुत ज़्यादा। चूना नगरी मेरे को याद नहीं आ रहा है भाई। अपने एमपी में यह कोई ज़िला है जिसको चूना नगरी के नाम से आना था, वहाँ से आता है बहुत ज़्यादा चूना, ठीक है। अपने एमपी का कह रहा हूँ मैं।
हाँ, भारत में सबसे बड़ा वही है, ठीक है, चूना नगरी के मामले में। हाँ, तो आगे पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। क्या हो गया है, ये जो रिसोर्सेस हैं, अगर इन रिसोर्सेस का बंटवारा, वीडियो चल रही है ना, अगर इन रिसोर्सेस, मान लो आप लोग अपने घर में, मान लो आप लोगों के घर के पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद होगी, है ना। जब बंटवारा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा भाई भाइयों में भयंकर तरीके से क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, और कई तो मारे जाते हैं। किसके वजह से? क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ। कोई कह रहा भाई मेरे को तूने कम दे दी, कोई कह रहा तूने इसको अच्छा दे दिया, इसको बुरा दे दिया, ऐसा कैसे कर दिया। सबको कैसा मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो अगर रिसोर्सेज का बंटवारा ठीक तरह से होगा, है ना, तो ही हमारा देश, दुनिया क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। अगर इनका बंटवारा ठीक तरह से नहीं हुआ, किसी के पास ज़्यादा चले गए, किसी के पास कम रह गए, तो फिर इससे क्या होगा? पूरी अर्थ का, पूरे पृथ्वी का बैलेंस क्या होगा? बिगड़ेगा। और बिगड़ने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे संकट खड़े हो सकते हैं, नए संकट। जैसे आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज अगर किसी ने किया है पूरी दुनिया में, तो एक तो ये बैठा है चाचा चौधरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तेरे से नहीं कह रहा बेटा, वो ऊपर है ना। गुस्सा मत करिए, है ना। और एक ये है दादा भाई, दूसरे नंबर का चाइना, और तीसरा ये रसिया है ना। और चौथे पांचवें नंबर पे इधर तुम्हारे चले जाओ कहाँ पर? यूरोप में कुछ देश मिल जाएंगे, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये कुछ आते हैं। इन देशों ने इनके पास तो रिसोर्सेज थे नहीं। इन लोगों ने क्या किया? पहले ये पैसे वाले होते चले गए, है ना। अमेरिका सबसे वाला पैसे वाला होता चला गया। अब वहाँ की उसको कहानी सुनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। नहीं, छोड़ते हैं, स्किप करते हैं ताकि अपना चैप्टर थोड़ा जल्दी होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? ये लोग अमीर देश थे, तो अमीर देशों ने उन गरीब देशों को टारगेट किया जिनके पास रिसोर्सेज थे। वहाँ पर ये लोग गए, पैसा दिया उनको, बोले कि भाई तुम अपने डेवलपमेंट का काम कर लो, स्कूल बना लो, है ना, बांध बना लो, सड़कें बना लो, और ये कर लो, वो कर लो। तो भाई क्यों कर लो? बस हमें ये चीज़ दे दो, थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा दे दो अपना। और ले ली उनने उनकी ज़मीन लीज पर। वहाँ से निकाले उन्होंने क्या? रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, है ना, कोयला, कहीं मेटल्स हैं, कुछ तो मेटल्स निकाली, धातु निकाली, सब कुछ निकाल के अपने देश में ले गए। और इस तरह से ये देश क्या हो गए? पैसे वाले हो गए, है ना। कहाँ पर? वो देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, कैसे निकालेगा? हाँ, वहाँ नहीं है इतने रिसोर्सेज। हाँ, उन लोगों ने अपने पहले ही ख़त्म कर लिए हैं। उनके पास जो थे उन्होंने पहले ही ख़त्म कर लिए, और जो है उनको सेव करके रखा है कि भाई भविष्य के लिए इनको बचा के रखो, दूसरे देशों के यूज़ कर लो, गरीब देशों के, है ना। इस तरह से उन लोगों ने दूसरे देशों के क्या कर लिए? यूज कर लिए। अब दूसरे देशों को भी कोई गरीब आदमी है, अगर मैं जाकर के किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे दूँ, उससे कहूँ भैया थोड़ी सी ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा दे दे अपना, और उसको क्या पता कि यहाँ पर क्या करने वाला है। और वहाँ पर उसने ले जा करके क्या करी? ड्रिलिंग करके, खदान बदान लगा करके वहाँ के रिसोर्सेज खोद करके ले गए, निकाल के, ठीक है। सारे देशों में, हमारे देश में रिसोर्सेज सारे देशों में कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि सभी रिसोर्सेज सभी जगह मिल जाएंगे। जैसे हीरा पूरी दुनिया में कहाँ पर मिलता है? हमारे भारत में मिलता है, ठीक है, MP में, पन्ना में, है ना। और भी देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? हमारे यहाँ पर मिलता है। अब अगर ये चाइना अमेरिका वालों के हाथ में ये पहले लग जाता हमारा भारत देश, तो वो आ जाते यहाँ पर, ले जाते खोद के, हम क्या ही करते उनका, है ना। तो गरीब आदमी क्या होता है? ट्रैप में फंस जाता है। किसके ट्रैप में? डेप ट्रैप में, यानी कि माया जाल में, पैसे के जाल में, है ना, है। हाँ, तो इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हमें इस अर्थ पर जीवन का अस्तित्व बना के रखना है, अस्तित्व मतलब हमें अपने जीवन को बचा के रखना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन संसाधनों को यूज करने की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम क्या कर पाएंगे? सतत पोषणीय विकास कर पाएंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड आया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि सतत पोषणीय विकास। अब मैं इनके आंसर यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा ताकि चैप्टर थोड़ा हमारा जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। इनके आंसर आप लोग या तो सुनो घर पर जाके वीडियो दोबारा से, ठीक है, या फिर यहीं पर सुन के टिक लगाते जाओ अपने क्यूवी वगैरह में जहाँ भी लगाने हैं, ठीक है, करते रहो, ठीक है। बुक में मैं बताता जाऊँगा कहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग टिक लगाते रहो, करते रहो, ठीक है। बुक सबके पास होना मस्ट है, ठीक है, मस्ट है, मस्ट ज़रूरी है, ठीक है। बुक नहीं तो क्यों भी रखो साथ में, कुछ तो रखो जहाँ पर तुम टिक लगा सको, जो टॉपिक चल रहे हैं उन पर, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें संसाधनों का इस तरह से यूज करना है कि आगे आने वाले हमारे बच्चे भी उनका क्या कर सकें, यूज कर सकें। अरे सर बच्चे कहाँ से आ गए सर, इसमें हमारे हाल ही आए नहीं है तो आएंगे आगे चल के। आज तुम सारे के सारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर जाओ, सारा का सारा, मान लो तुम्हें तो लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी बस निकल जाए, उसके बाद जैसे करें करते रहें, मरें साले सब के सब, है ना, कहते हैं ना, हमारी निकल जाए बस कैसे भी करके, हमारी अच्छे से कट जाए। जो व्यक्ति इस माइंडसेट में जी रहा है, सोचो वो क्या करेगा, वो ना तो पानी बचाएगा, ना कोयला बचाएगा, ना लाइट बचाएगा, किसी भी चीज़ की बचत नहीं करेगा। और जब किसी भी चीज़ की बचत नहीं करेगा तो ये तो चीज़ें ख़त्म होने वाली है ना, ख़त्म होंगी। और जब ख़त्म हो गई तो सोचो आगे जब हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे जब बच्चे होंगे, तो वो आकर के क्या हमसे अच्छा कहेंगे? नहीं ना, क्या कहेंगे? गालियाँ देंगे हमें, है ना, बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि अभी हम लोग हवा में निकल रहे हैं तो बिना मास्क लगा के निकल पा रहे हैं। जब उनका समय आएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम लोगों ने पेड़ पौधे काटे तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और मास्क भी कौन सा वाला, एकदम वो हेलमेट टाइप का वो लगता है, उसमें सिलेंडर टाइप का लगा रहता है, पंखा चलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में, है ना। दिल्ली में जो लोग मास्क लगा के घूमते हैं ना, दिल्ली में वैसे ही मास्क लगाए रहते हैं कुछ पैसे वाले लोग, क्योंकि सबसे पॉल्यूट कंट्री सिटी पूरे वर्ल्ड में कौन है? दिल्ली हमारी फर्स्ट नंबर पे। इतना पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। और सोचो अगर तुम वहाँ दिल्ली में निकल गए ना बिना मास्क के, तो समझ लो, रुक जाने कैसे होता है। अगर निकल गए हम वहाँ पे, तो निकलने की वजह से क्या होता है, तुम जब लौट के आओगे 2-3 घंटे बाद, तो तुम इतना धुआं अपने पेट में भर के लाओगे, इतना धुआं कि तुम लोग कोई आदमी 10 सिगरेट फूंक देगा ना, 10 सिगरेट के फूंकने के बराबर धुआं तुम क्या लेके आओगे, अपने अंदर लेके आओगे, है ना। इससे अच्छा तो तुम बैठ के सिगरेट पी लो घर पे, उसका भी मज़ा ले लो, है ना, उसका भी आनंद ले लो और मरने से भी बच जाओ। तो पीने नहीं देते हैं, हाँ, नालायक को पीना भी मत, है ना, ये तो हो जाओगे एकदम से, जल भुन जाओगे जल्दी। कम से कम 10-15 साल तो उम्र कम हो ही जानी है। ये जो तू कह रहा था दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों ज़्यादा इतना होता है, दिल्ली लगा है हरियाणा पंजाब के इलाके से, और सबसे ज़्यादा फसल हरियाणा और पंजाब में ही होती है ना, अच्छी फसल। और वो लोग इतने बेवकूफ़ हैं नालायक कि फसल काटने के बाद ऊपर से काट लेंगे उसको, माल काट लेंगे और कड़ी छोड़ देंगे उसमें, है ना, जो उसका वो होता है फसल का डंठल, और फिर उसमें आग लगा देंगे। और आग लगा देंगे तो धुआं कहाँ जाएगा, सारा आकर के धुआं आसमान में चला जाता है, दिल्ली में चला जाता है। जब बरसात का मौसम होता है, बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, उस समय कोहरे वगैरह का टाइम होता है, तो सारा का सारा वो कहाँ पर आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है। वो सबसे बड़ी कारण वहाँ पर दिल्ली में आप लोग देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग आप लोगों को 20-25 हज़ार लोग देखने को मिल जाएंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने, कम से कम 20-25 हज़ार लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। अगर तुम हमारी बामौर की पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, मुश्किल से आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो कितने, 200-400 लोग मिल जाएंगे देखने को, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। 200-400 तो कम हो गया सर। हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 236 है, कितनी, हाँ 236, यानी कि हमारे देश के पूरे भारत का निकालें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 236 लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 20 हज़ार लोग रहते हैं। सोचो कैसे रहते होंगे,
कैसे रहते होंगे। अब सोचो, एक एक बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग में ही निकल रहे हैं 10-10 हज़ार लोग रह रहे हैं उसमें, एक ही टावर में, है ना। क्योंकि टावर इतने छोटे छोटे थोड़ी ना है, बहुत बड़े बड़े हैं, 20-20 मंजिल, 25-25 मंजिल तने हुए हैं। अब इसमें पूरी बिल्डिंग में सोचो कितने लोग रह रहे होंगे। अब इन लोगों के पास एक भी ऐसा नहीं है कि बिना कार के रह रहा हो, सारे के सारे कार वाले होंगे, और वो भी एकदम VIP वाली कारें, है ना, पैसे वाले सब के सब। अब सोचो इनको घर से बाहर जाना है 1 किलोमीटर भी, तब भी कैसे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। कितना सारा पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए दिल्ली क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। आप लोगों को सतत पोषणीय विकास के बारे में एक बॉक्स दिख रहा होगा, हाँ है, कहाँ ले जा रहा है, अभी छोड़ रहा हूँ 10 मिनट से, हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है ना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये जो बॉक्स पर आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन समझा दी क्या है सतत पोषणीय विकास, जिसमें हम अपने संसाधनों का इस तरह से यूज करते हैं कि वो संसाधन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। याद रखेंगे, ये सम्मेलन हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन यही हुआ था। जब क्या हो रहा था, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही थी, तब देशों को लगा, कुछ लोगों को, कि भैया अब तो इकट्ठा होना पड़ेगा, सारे देश दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इकट्ठे नहीं हुए और कोई डिसीजंस नहीं लिए अभी, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्याएं क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। तब दुनिया भर के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि PM और राष्ट्रपति वगैरह सब कहाँ पर पहुँचे, रियो डी जेनेरियो में पहुँचे। ये रहा तुम्हारा ब्राज़ील, ब्राज़ील में यहाँ पर मिलेगा तुम्हें कौन, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहीं पर है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, रियो डी जेनेरियो। तो ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है कौन सा, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर दुनिया भर के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए, कब, 1992 में, है ना। और 100 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, कुछ स्टेप्स लिए। इस सम्मेलन को अपन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सुन लिया क्या बोला मैंने, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पूछे या फिर पृथ्वी सम्मेलन पूछे, यानी कि अर्थ समिट पूछे, कब हुई थी, 1992 में। कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के कौन से शहर में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। क्यों हुई थी, क्यों हुई थी, वही ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, कुछ स्टेप्स लेने थे, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के बड़े बड़े फैसले यहाँ पर क्या किए गए थे, लिए गए थे। और यहाँ पर एक एजेंडा तैयार किया गया था जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 का मतलब है कि लगभग इसमें 21 एजेंडा की बात करी गई होगी। देखो 21 एजेंडा तैयार किए गए थे इसमें, कि हमें इन एजेंडाज पर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एजेंडा 21, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एजेंडा 21 क्या है, क्या एजेंडा 21 क्या है। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। पहले फुल स्टॉप तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या था, ये भी लिखना है इसमें, ठीक है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, यानी कि वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में उसको हासिल करना था। सतत पोषणीय विकास के जो लक्ष्य थे उनको हासिल क्या करना था, ठीक है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, यानी कि पूरे वर्ल्ड के देशों के द्वारा जो भी पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसको क्या करना है, उसकी भरपाई करनी है। गरीबी और रोगों से निपटना है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे दुनिया भर के गरीबी से क्या करना है, निपटना है। पूरे दुनिया भर में जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों से भी क्या करना है, निपटना है, ठीक है।
एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी कि अगर हमारा भारत आ गया तो भारत भी अपने 21 एजेंडा तैयार करे कि हमें पृथ्वी को लेकर के ये सारी चीज़ें क्या करनी है। यानी कि हर देश अपने जगह पर क्या करे, एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एजेंडा 21। तो अगर आप लोगों के पास क्यूबी जो हैं तो इतने सारे टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको याद कर लेंगे। ठीक है।